चलिए आ जाइए बच्चों, आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमने आपको 2025 के लिए, जेईई मेंस 2025 के लिए, वो भी सेकंड अटेम्प्ट के लिए हमने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का एक लेक्चर प्रोवाइड कर रखा है। आज लास्ट लेक्चर, दूसरा और लास्ट लेक्चर होगा आज, इसमें हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूरा कवर करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। और आप बेटा इसको लेक्चर करने के बाद आप अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ओके, आप अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेटा फिर पढ़ने का कोई काम नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। उसके अलावा आप प्रैक्टिस कर लोगे, दोनों लोग बेटर बच जाएगा। ओके, चलिए आ जाइए, देख लेते हैं। आज आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 है बेटा। ओके, आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 और लास्ट लेक्चर में ट्राई करता हूँ, लास्ट लेक्चर रखता हूँ जिससे आप अच्छे से कवर अप कर पाए। ओके, चलिए आ जाइए बेटा। कल हमने लास्ट लेक्चर में आपको एसिड बेस के, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और वीक एसिड के पीएच तक कैलकुलेशन का सारा मामला हमने आपको बता रखा था। ओके, कुछ क्वेश्चन भी करवा दिया था। ओके, आ जाइए। हम आज मान लीजिए बेटा किसी स्ट्रॉन्ग एसिड हो या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बेस आपको मान लीजिए दे रखा है, और आपको इसका पीएच कैलकुलेशन करना है। क्या करना है? पीएच कैलकुलेशन करना है। तो कैसे कर? तो कुछ नहीं, इवन जब मान लीजिए बेटा आपको स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड में बेटा जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसकी नॉर्मेलिटी के बराबर रखना है। अंडरस्टैंड? ये जैसे ही रखोगे आपके सामने बेटा उसका पीएच आ जाएगा। H प्लस आते ही पीएच एंटी लॉग लेकर निकाल सकते हैं। ऐसे ही बेटा मान लीजिए आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, आप उसका OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना और उसे एन टोटल के बराबर कर देना, आपके पास की वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इन दोनों घटनाओं पर, लेकिन मान लीजिए इफ वेरी डाइल्यूट कंडीशन मान लीजिए गिवन है, तो फिर यार तकलीफ में आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको एक डेटा लिख रहा हूँ, इससे काम चला। 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻4, 10⁻⁻5, 10⁻⁻6, 10⁻⁻7, 10⁻⁻8, 10⁻⁻9, 10⁻⁻10 एंड सो ऑन। ओके, ऐसा कोई डेटा गिवन है इन टर्म्स, इन दिस कंसंट्रेशन टर्म। मान लीजिए 1 × 10⁻⁻1 कंसंट्रेशन गिवन है, या 1 × 10⁻⁻2, या 2 × 10⁻⁻3 कंसंट्रेशन। ऐसा कोई भी कंसंट्रेशन यदि गिवन है, यदि यहाँ तक का कोई कंसंट्रेशन गिवन है 10⁻⁵ रेंज तक किसी का यदि कंसंट्रेशन गिवन है, यदि कोई एसिड है तो उसका H प्लस कंसंट्रेशन उसकी नॉर्मेलिटी के बराबर होगा। और नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है बेटा मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। और आप जानते हो निकाल लोगे कंसंट्रेशन का बड़ा नॉर्मेलिटी की और डायरेक्ट। बट यदि 10⁻⁶ से 10⁻⁸ के भी, हाँ अगर कोई बेस हुआ तो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो उसका OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन यू राइट की एंड टोटल एंड मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर से निकालना है। ओके, आपको गिवन कंसंट्रेशन जो दिया होगा उसे पुट कर। बट बेटा 10⁻⁻6, 10⁻⁻से 10⁻⁸ की रेंज में अगर आपको का कंसंट्रेशन गिवन है, देन व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर मान लीजिए आपके सामने स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू इवन कॉन्सेंट्रेशन इंटू नॉर्मल इंटू सॉरी टू वैलेंसी फैक्टर प्लस के 10⁻⁻7 लिखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? इसका इस्तेमाल करके आपको कहाँ बनाना पड़ेगा। ऐसे सिमिलर केस स्ट्रॉन्ग बेस है तो H प्लस की जगह OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन लिखकर काम। इसके नीचे का यदि कोई भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो बेटा आपको डायरेक्ट H या OH की वैल्यू 7 बोल दे। ये बहुत डाइल्यूट होने की वजह से पीएच में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है। एक बच्चा उधर से बोला सर बिना एग्जाम्पल कराए काम नहीं चलने वाला है। बता देता हूँ एग्जाम्पल, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर या क्वेश्चन नंबर 1, 10⁻⁻4 मोलर HCl है और बोल रहे हैं फाइंड आउट, पता लगाओ H। तो बेटा यहाँ से निकालो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी दे रखा, मोलरिटी दे रखा, मोलरिटी टू वैलेंस फैक्टर, HCl का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। मोलरिटी 10⁻⁻4 दे रखा, वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो 1 × 10⁻⁻4 आ गया। देन गेट H इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि 10⁻⁻4 रेंज में था। लेट मान लीजिए क्वेश्चन हमने आपको दिया 10⁻⁻6 मोलर H2SO4 है, फाइंड आउट, पता लगाओ पीएच। मान लीजिए आपसे बोला पीएच बताओ, तो बेटा आप देखते हैं10⁻⁻6 से बेटा तो अब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी की जगह मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोलरिटी आपको 10⁻⁻6 दे रखा है, जिसकी वैलेंसी फैक्टर कितना होता है बेटा 2। एंड हमने बोला था यदि 10⁻⁻6 है या फिर 7 है या 8 की रेंज वालों में बेटा 10⁻⁻ के साथ जोड़ते हैं। ये जैसे ही जोड़ देगा बेटा तो तुम क्या करोगे, देख लो भाई। यहाँ से 7 कॉमन लेना है आपको। अगर मान लीजिए आपको 7 या 6 कॉमन लेना है
तो बेटा इसे लिख सकते हैं 2.1 इंटू 10⁻⁻6, ये लिखा जा सकता है। ये तो आपका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आ गया मेरे भाई। अब आपको पीएच लिखना, पीएच 6 माइनस के लॉग 2.1 की वैल्यू क्या होती है, तो 0.33, अंडरस्टैंड, 0.33 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.7 पीएच की वैल्यू आएगी। क्या आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे? एक सवाल और, सवाल नंबर क्या बोलता है बेटा, 10⁻⁻9 मोलर NaOH है। ओके, फाइंड फाइंड आउट, ओके, पीएच एंड पीओएच। अभी अभी बताया, अगर 10⁻⁹ की रेंज से बाहर या इसकी रेंज में है तो बेटा घोषित कर दो, इसका पीएच भी साथ होगा और इसका पीओएच भी साथ होगा, क्योंकि इतना डाइल्यूटेड फॉर्म है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये बात का आप ध्यान रखें। चलिए इस बात के आगे आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आ जाओ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्स एसिड एंड बेस। ओके, एसिड और बेस के मिक्सिंग के पीएच की बात करें तो देख बेटा एग्जांपल कैसे, जैसे पहला फर्स्ट केस बनता है, मान लीजिए आपके पास मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आपको इसका पीएच कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू नॉर्मेलिटी, टोटल नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करें, N1 V1 प्लस के N2 V2 डैश डैश डिवाइडेड बाई V टोटल, टोटल वॉल्यूम में सबका वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट दूसरा केस, मान लीजिए आपके सामने बेटा मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है। तब क्या करोगे बेटा, कुछ नहीं, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू N टोटल इक्वल टू N1 V1 प्लस के N2 V2 डैश डैश डिवाइडेड बाई V टोटल करना है। बिल्कुल बहुत ही होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट थर्ड केस बनता, मान लीजिए मिक्सचर क्या है बेटा, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को मान लीजिए हम मिक्स कर रहे हैं। तब की घटना क्या होगी, कुछ भी नहीं बेटा, मान लीजिए एक दो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक दो जो स्ट्रॉन्ग बेस है, तुम उसमें कुछ भी ना करो बेटा, एक काम करो, NV ऑफ एसिड इक्वल टू N1 V1 प्लस के N2 V2 डैश डैश निकाल लो, NV ऑफ एसिड निकाल लो फर्स्ट घटना। दूसरी घटना क्या निकालना है बेटा, NV ऑफ बेस, बेस कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, N1 V1 प्लस के N2 V2 डैश डैश, यहाँ से तुम्हारे पास NV ऑफ बेस आ जाएगा। अब केस नंबर 1 बनेगा, केस नंबर 1 मान लीजिए अपने पास NV ऑफ एसिड की वैल्यू इज ग्रेटर देन NV ऑफ बेस। अगर ऐसी घटना है, इसका मतलब सोल्यूशन का नेचर कैसा है, एसिडिक। यदि एसिडिक है तो तुम बेटा लिखो ना H प्लस इक्वल टू NV ऑफ एसिड माइनस के NV ऑफ बेस डिवाइडेड बाई V टोटल, ये आपके सामने आ जाएगा भाई। ठीक है क्या? नेक्स्ट अगली घटना क्या है, मान लीजिए केस नंबर 2 है, मान ले बेटा तुम्हारे पास NV ऑफ बेस की वैल्यू ज्यादा है NV ऑफ एसिड से। तो तुम क्या करोगे बेटा, OH माइनस, अब की बात बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, OH माइनस इक्वल टू क्या लिखने वाले हो, NV ऑफ बेस, ओके, माइनस के NV ऑफ एसिड डिवाइडेड बाई V टोटल। यहाँ से बेटा OH माइनस आते ही तुम निकाल सकते हो पीएच। कि एक बच्चा उधर से बोला सर केस नंबर 3 तो मैं बताऊंगा, हमने कहा क्या, NB ऑफ बेस इज इक्वल टू NB ऑफ एसिड। इस पॉइंट को न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कहते हैं, जब इनकी वैल्यू बराबर है इसका मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल टू OH माइनस का कंसंट्रेशन होता है। इससे पता चलता है पीएच इक्वल टू POH इक्वल टू 7 है। मान लेते हैं एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट यही कहलाएगा। क्या इस बात से आपको सहमति है? यस, अगर आपको सहमति, आप इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको और मजा आ जाएगा। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा, अब हम बात करते हैं सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस की चर्चा करते हैं। क्या इसकी बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, आप हेडिंग डाल लीजिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस वाला पॉइंट। सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस की बात करें, सबसे पहला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट, इस प्रकार का सॉल्ट की बात किया जाए, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, लाइक NaCl, Na कहाँ से आया होगा, NaOH से, एंड Cl कहाँ से आया होगा, HCl से।
इसके दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, सॉल्ट, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड टाइप ऑफ सॉल्ट है। क्या ये बात समझ गए क्या? जैसे मान लीजिए बेटा आपको दे दो K2SO4, तो ये भी क्या है बेटा, K2 कहाँ आया होगा, KOH से, स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये कहाँ से आया होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड से। क्यों? क्योंकि वो H2SO4 का पार्ट है। तो क्या है, आप इसके अकॉर्डिंग बता पाओगे किस टाइप का सॉल्ट? अगर कभी सॉल्ट दिया हुआ तो आप खुद डिसाइड करोगे कि कौन किस टाइप का सॉल्ट है। पहला मामला यही इंपॉर्टेंट होता है, टाइप ऑफ सॉल्ट पहचानना। मान लीजिए बेटा तुम सॉल्ट पहचान के, तो याद रहे इन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट में बेटा वाटर का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, क्योंकि बेटा वीक वीक एसिड या वीक बेस वाटर की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ना कि स्ट्रॉन्ग। तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ओके, तुम लिख सकते हो इस बात को, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ जो सॉल्ट होता है वो आप लिख सकते हो नॉट पार्टिसिपेटिंग हाइड्रोलिसिस। अगर हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो बेटा पानी का जो पीएच है वो 7 रह जाएगा, बदलेगा नहीं। ये ध्यान रखना कि बदलेगा नहीं। और अगर बदलेगा नहीं, पीएच भी 7 आएगा और पीओएच भी 7 आएगा, ये ध्यान रखना। तो कभी कभी लोग पूछते हैं जब पानी में हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले सॉल्ट आते हैं तो आखिर क्या होता है अगर हाइड्रोलिसिस नहीं होती? हाइड्रोलिसिस नहीं बल्कि हाइड्रेशन होता है। क्या होता है? हाइड्रेशन होता है, नॉट अ हाइड्रोलिसिस। इस बात को अगर आप ध्यान रखोगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा, हाइड्रेशन होता है, नॉट हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। बात ध्यान रख। क्या ठीक है? क्या आगे बढ़ जाऊं मैं? चलो आगे। सेकंड टाइप ऑफ, अगर आपको मान लीजिए सेकंड टाइप ऑफ सॉल्ट देखना, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला आपने देख लिया ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला जो सॉल्ट है वो क्या बेटा हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बल्कि हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसे सेम एज अगर मैं बात करूं बेटा सेकंड हाइड्रोलिसिस के लिए, तो अगला हाइड्रोलिसिस देखो बेटा, मान लीजिए मैं कैसे करवा रहा हूँ बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो आपको हमने बता ही दिया डिपेंडेंसी नहीं। अगले वाले में देख बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, मान ले बेटा हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूं, तो ऐसे केसेस में जो सॉल्ट की बात करें, जैसे एग्जांपल क्या है बेटा, देखो ना यार NH4 कहाँ से आया होगा, NH4OH से। ये क्या है? वीक बेस है। और ACl कहाँ से आया होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। ऐसे AgOH वीक बेस से, Cl कहाँ से आया होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड से, एंड सो ऑन, ओके। ये आप एग्जांपल देख सकते हो। अब इसमें क्या होता है बेटा, जो वीक वाला होता, जो वीक वाला होता हमने बोला हाइड्रोलिसिस करवाता है। अगर मान लीजिए वीक वाला क्या करवाता है बच्चों, हाइड्रोलिसिस मान लीजिए करवाता है। वीक वाला क्या करवाता है? हाइड्रोलिसिस करवाता है। तो वीक कौन है, कैटायनिक पार्ट या एनायनिक पार्ट? देखो ना यार, कैटायनिक पार्ट। पॉजिटिव वाला पार्ट क्या है? वीक है, इस पर भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब वीक वाला पॉजिटिव पार्ट है, तो कौन सी हाइड्रोलिसिस होगी बेटा? कैटायंस रिएक्ट विद वाटर इज नोन एज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। इसमें बेटा कैटायन रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, तो इसका मतलब कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया हो तो एसिडिक नेचर ही होगा सोल्यूशन का। और पीएच ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? 7 से कम होने वाला। क्यों? क्योंकि एसिडिक है, पीएच सोल्यूशन का क्या होगा? 7 से कम। इसका फॉर्मूले क्या है? के एच क्या है बेटा? के एच क्या है बेटा? डिसोसिएशन कांस्टेंट। किसका? हाइड्रोलिसिस डिसोसिएशन कांस्टेंट है। के डब्ल्यू वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। के बी, के बी क्या है? के बी बेटा बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो आपके पास के एच इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी आ गया। के एच इक्वल टू, जैसे आपने पढ़ा था बेटा, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, के बी इक्वल टू भी सी अल्फा स्क्वायर, मैंने आपको दिखाया था। वैसे सेम है, के एच इक्वल टू सी एच स्क्वायर। एच क्या है बेटा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। के एच क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जैसे ये क्या था बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, जब किसी एसिड का या बेस का डिसोसिएशन था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वैसे तो बेटा तुम्हारे पास H प्लस का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा? रूट में के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के पी, या फिर बेटा सी एच, आप याद करो H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू सी अल्फा लिखा था, यहाँ क्या आएगा? सी एच आ रहा, बस यही कंपेरिजन। पीएच का फॉर्मूला याद रखो तो और काम आसान हो गया, 7 माइनस के हाफ पी के बी माइनस के लॉग सी। 7 से कम है तो ऐसे याद रखना, 7 में से माइनस 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 करना, ओके। आ जाओ नेक्स्ट। अगला सॉल्ट है बेटा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। इसका एग्जांपल क्या है? देखो ये रहे इसके एग्जांपल। अब इसमें कौन सा वीक पार्ट है बेटा? HCOO माइनस, मतलब एनायन वाला पार्ट वीक है। तो यहाँ पर कैसी हाइड्रोलिसिस होगी? एनायोनिक हाइड्रोलिसिस होगी। हमने बताया था वीक वाले ही हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब की बार कौन हाइड्रोलिसिस होने वाला है? एनायनिक हाइड्रोलिसिस।
अब यार सोल्यूशन का नेचर तो स्ट्रॉन्ग जो मिला है वही बताएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा बच्चों, बेसिक नेचर होने वाला है। इसमें जो पीएच होगा, अब बेसिक है बच्चों 7 से तो ज्यादा ही आएगा। ओके, क्या इस बात से सहमत? ओके फाइन। चल, इसमें क्या होगा जाएगा बेटा फॉर्मूला, के एच इक्वल टू, उसमें के डब्ल्यू अपॉन के पी है, यहाँ के डब्ल्यू अपॉन के ए। हाइड्रोलिसिस क्या है बेटा, के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू, यहाँ बेटा ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू एच सी एंड के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के। अब यहाँ बताओ ना यार बेटा, पीएच 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, सब कुछ प्लस 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 कर देना, आपको याद हो जाए। याद करने का यही अल्टीमेट जुगाड़। चल जाऊं क्या आगे, आ जाइए भाई। इसी प्रकार से लास्ट हाइड्रोलिसिस, वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस की बात करें तो एग्जांपल में बेटा ए भी वीक होना चाहिए, ए भी वीक होना चाहिए, ए भी देखो वीक से आया, ए भी वीक से आया, ए भी वीक से आया, ए भी वीक से आया एंड सो ऑन। और जब भी कभी बेटा वीक एसिड वीक बेस का हाइड्रोलिसिस होता है तो मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस देखने को मिलती, क्यों? क्योंकि हमने तो बताया था वीक वाले हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। यदि वीक वाले हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आप मुझे बताओ, जहां ज्यादा नंबर ऑफ वीक होंगे और ज्यादा वहां हाइड्रोलिसिस होगी। यहाँ दोनों ही पार्ट वीक वीक वाले हैं, यहाँ पर मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट अगर पूछे तो आप बताना, जब वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट बना होता है तो मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस करवाता है। ओके, तो हाइड्रोलिसिस यहाँ मैक्सिमम होगा, और दोनों टाइप का हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक और एनायनिक, क्यों? क्योंकि कैटायनिक पार्ट भी वीक से आ रहा है और एनायनिक पार्ट भी वीक से ही आ रहा है। सोल्यूशन ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास होता हुआ दिखाई देता, ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास गुजरा हुआ दिखाई देता। पीएच की बात करें तो पीएच नियरली 7 होता है। अगर मैं बात करूं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में इक्वल पीएच 7 होता है, और इन वीक एसिड वीक बेस में नियरली लगभग आसपास 7 के आसपास होता है, ये बात ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ फॉर्मूले की बात करूं तो के एच इक्वल टू क्या होगा, के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी। हाँ या ना, क्या ठीक है क्या? हाइड्रोलिसिस की बात करें, एच की वैल्यू के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के पी। पीएच, पीएच बेटा 7 के आसपास है तो एक प्लस और एक माइनस कर दिए, ऐसे ध्यान रखना पड़ता। ये तो बेटा पूरा कैलकुलेशन आती है, कैलकुलेशन तो करवाते भी हैं, अभी क्लास अभी अपने पास टाइम नहीं, हम ऑन शॉट ही कर रहे हैं, अभी कैलकुलेशन का कोई सवाल। नोट पॉइंट ध्यान से देखना बेटा, हम पहले एच की बात करें, एच इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, हमने आपको बता दिया है। एंड ये एच जो है डिपेंड नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ, कब? जब बेटा तुम्हारे पास वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट होगा तो उसमें जो एच डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगी वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। आप ये लिख लेना अच्छे से, ये तो 25 में तो आ ही सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं पीएच की बात करूं, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड वीक बेस के जो सॉल्ट होते हैं वो डिपेंड नहीं करते हैं कॉन्सेंट्रेशन पर। कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंसी नहीं, आप जरा देख लो इधर देखो बेटा, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा पीएच। अगर मैं बात करूं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हाइड्रोलिसिस ही नहीं हुआ था, उसका पीएच एग्जैक्ट 7 आ गया था। अगर आपको याद होती सारा चीजें हमने ध्यान से याद करो, ये चीजें हमें पता भी चल गई। क्या ये बात सही है? इस बात से सहमत है? चलिए आ जाइए भाई साहब, तो फिर इस बात को और आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस। देख अब बात ये हो गई, चल अब मैं चर्चा करता हूँ सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या होता है बेटा, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में अप्रॉक्सीमेट कंसंट्रेशन के बराबर होता है। और जो अगर कभी सॉलिबिलिटी ग्राम पर लीटर को कन्वर्जन एक दूसरे से करना, मोलरिटी मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब मोलरिटी का, तो बेटा मॉलिक्यूलर वेट से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ग्राम पर लीटर में कन्वर्जन के लिए, या फिर कभी ग्राम पर लीटर दिया तो उसे मोल पर लीटर बनाने वाले फैक्टर पे। कहो सर ओके ठीक है। अगर मैं सॉलिबिलिटी की चर्चा करूं बेटा, सॉलिबिलिटी में होता क्या है, मान ले बेटा तुम्हारे पास पहला कंडीशन, मान लो बेटा तुम्हारे पास ए बी टाइप का सॉल्ट है, क्या है? ए बी टाइप का सॉल्ट। मान लो बेटा तुम्हारे पास ए बी टाइप का स्पीसीज है, तो ए बी टाइप की स्पीसीज की सॉलिबिलिटी क्या होती है? कुछ नहीं, जब भी बेटा तू ए बी टाइप को डिसोसिएट करेगा, जब भी डालेगा तो ए प्लस और बी माइनस में कन्वर्ट होगा। मान ले बेटा इसकी सॉलिबिलिटी एस है, इसकी भी सॉलिबिलिटी एस है, तो ओके इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? सॉलिबिलिटी एसपी को बेटा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बोला जाता है, तो एस एंड एस, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा एस स्क्वायर, अंडरस्टैंड? एक तो ये आ जाएगा। अगर मान मान लीजिए बेटा सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट ऐसा है, ए टू बी टाइप का है या फिर ए बी टू टाइप का आपके पास अगर सॉल्ट अवेलेबल है, तो बेटा टू ए टू बी टाइप को अगर मान लीजिए एसोसिएट कर दो तो क्या हो जाएगा 2A प्लस
प्लस के बी माइनस टू। ओके, अब मान ले बेटा इसकी सॉलिबिलिटी एस है, इसकी भी सॉलिबिलिटी एस है, हाँ या ना, सॉरी 2s है। तो डिसोसिएशन होगा तो इसी चीज क्यों मिलेगा हमको ना, 2s है और s है। अब बेटा तुम इसकी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, इसे सॉलिबिलिटी बोलते हैं, इसे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो 2s स्टोइकियोमेट्री पावर पे एंड s, तो क्या हो जाएगा बेटा 4s की पावर 3a आ जाएगा आपके पास ksp। ओके डन, आगे बढ़ जाऊं क्या, आगे बढ़ते हैं। जैसे और भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आपके पास मान लीजिए बेटा सॉल्ट थर्ड टाइप की बात करें, मान लीजिए बेटा तुम्हारे पास ऐसा सॉल्ट मिल गया A2B2 टाइप का, कैसा मिल गया, मान लीजिए बेटा A2B2 टाइप, अभी तीन नहीं लिया ना, तीन A2B2 लिख लिया, या फिर AB3 टाइप का एंड so on, ऐसा कोई भी आपने सॉल्ट लिया है। लेट मान लीजिए बेटा मैंने AB3 टाइप का सॉल्ट ले लिया, थोड़ी देर के लिए मान लो मैं क्या ले रहा हूँ, AB3 टाइप का सॉल्ट ले रहा हूँ। इसको जब डिसोसिएट करेंगे क्या बनेगा बेटा, A+3+K3B-, इसकी सॉलिबिलिटी एस है तो इसकी सॉलिबिलिटी 3s होगी। इसकी जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, s एंड 3s की पावर 3, है ना। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे क्या आएगा, 3 9 × 27 s की पावर 4 ऑफ KSP, ये आपके सामने आ जाए। ऐसे मान लीजिए हमारे पास अभी बोला, सॉरी अभी तो आपने बोला कि एक और सॉल्ट अगर A2B2 टाइप के लिए, तो A2B2 टाइप के लिखेंगे बेटा 2a+, ओके, एंड प्लस के 2b- बन जाएगा, आया ना, 2b- डेवलप होगा। ओके, ऐसा सॉल्ट अगर मान लीजिए आपके पास है, थोड़ी देर के ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम मान लीजिए है, इसको 2s, इसको भी क्या लिखेंगे बेटा 2s, और KSP इक्वल टू क्या लिखो, 2s की पावर 2 एंड 2s की पावर 2, क्या आ जाएगा बेटा 16, ओके, s की पावर 4। ऐसे आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए याद नहीं करना। ऐसे मान ले बेटा तुम्हारे पास अब ऐसा सॉल्ट मिल गया, तो A2B3 टाइप का मान लीजिए सॉल्ट देखने को तुम्हें मिल गया, तो ऐसे टाइप के सॉल्ट को मान लीजिए A2B3 टाइप का सॉल्ट है तो डिसोसिएट होगा, क्या बनाएगा बेटा 2a+3+K3B-2, इसके लिए 2s, इसके लिए 3s। तो इसकी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखेगा बेटा, 2s की पावर 2 एंड 3s की पावर, बोल बेटा 3, हाँ या ना, ये लिखोगे, हाँ बोलते रहो हाँ या ना, ये वो लिख सकते हैं। डन। अब देख बेटा इसका कैलकुलेशन कर, ये आ जाएगा बेटा 4s की पावर 2 एंड ये आ जाएगा 27s की पावर 3। अब तू बेटा 27 × 4 करो बेटा 108, ओके, 108 इंटू s की पावर क्या आ जाएगी बेटा 5, ये आ गया आपके सामने KSP। ओके, ऐसे ही आप बेटा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके डन। अब आता है बेटा एक आपके सामने बफर वाला केस आता है। बफर वाले केस में कुछ भी नहीं बेटा, बफर वाले को, बफर वाला जो पार्ट है बफर सोल्यूशन का, जो आप सोचते हो ना बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन बेटा कुछ नहीं होता है। अगर मैं बताऊं तो आपको समझना पड़ेगा बफर। ओके, अगर मैं बफर की बात करूं बेटा, जो बफर है, बफर एक सिंपल बफर होता है। जो सिंपल बफर है, आप एक बार आपके पास अगर नोट्स होगा आप रिवाइज करो, बहुत ही सिंपल बफर वीक एसिड वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो आपको बेटा ये कॉम्बिनेशन अभी अभी जस्ट पता है। ओके, वीक एसिड वीक बेस का कॉम्बिनेशन पता है तो आप बेटा बना सकते हैं, सिंपल बफर कहलाता है। कॉम्प्लेक्स बफर की बात करें बेटा, जो कॉम्प्लेक्स बफर होता है दो टाइप होता है, एक एसिडिक बफर होता है और एक दूसरा बेटा बेसिक बफर होता है। ओके, आपको बस इसकी चीजें पहचाननी पड़ेंगी, अब उतना डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे। तो एसिडिक बफर और बेसिक बफर का आप एग्जांपल पहचान लेना बेटा। एसिडिक बफर में एक वीक एसिड चाहिए और इसी का सॉल्ट, ऐसे मैं हिंट कर दे रहा हूँ। और बेसिक बफर बेटा एक वीक बेस चाहिए और इसी का एक सॉल्ट चाहिए, ध्यान रखना। बेसिक बफर वीक बेस उसका सॉल्ट, एसिडिक बफर एसिडिक एसिड वीक एसिड उसका सॉल्ट चाहिए। ओके, और दूसरा हिंट दे रहा हूँ, इसका फॉर्मूला देख करके जाना, फॉर्मूले दो हैं, दो तीन है जो वो देख लेना फॉर्मूला, बस डन, इतना काम करके जाना है आप। ओके,